वक्फ एक्ट खत्म करो, वक्फ एक्ट खत्म करो, वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यह मंशा थी कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो बिल ला रही है उसमें उस मंशा को लाए। नमस्कार, मैं किशन साहू इस वक्त आपको आलोट तहसील के ग्राम बड़खेड़ा कला में लेकर आया हूँ। यहाँ आज एक बैठक हो रही है। ये बैठक मुस्लिम धर्म के शाह बिरादरी के द्वारा की जा रही है। ये फ़कीर शाह बिरादरी के लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो तुगलकी फरमान जारी करके दरगाहों, पीरों, फ़कीरों और मुजावरों की जो ज़मीन को अपनी बताकर वो डाका डाल रहे हैं और अपने में बंदरबाट कर रहे हैं। इस बंदरबाट को रोकने के लिए इन्होंने शाह बिरादरी के शेर मोहम्मद शाह को मुजावर सेना गठन करने की प्रेरणा दी है और अपना पूरा समर्थन दिया है समाज ने। तो यहाँ पर हम गादी बड़ौद के सदर, खलीफा, खजांची, भंडारी और कोतवाल यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ अभी बात करेंगे इस्माइल शाह जी से, जो गादी बड़ौद के सदर है। इस्माइल शाह जी, आप हमें ये बताइए कि आपने ये जो बैठक करे हैं इसमें क्या आप निर्णय पे पहुँचे हैं? देखिए साहब, आज बड़ौद गद्दी और मुजावर सेना का जो हमने गठन हुआ है और मुजावर सेना जो फील्ड में है वो मुजावरों की जो वक्फ बोर्ड ज़मीनें नीलाम कर रहा है उसके खिलाफ़ हमने मुजावर सेना का गठन करके हमने ये निर्णय लिया है कि ये लड़ाई अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ़ और शासन प्रदेश के खिलाफ़ भी हम लड़ेंगे। और आने वाले समय में हम वक्फ बोर्ड की ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखते हैं और हज़ारों की तादाद में हम मध्य प्रदेश शासन का घेराव करेंगे। और भाई शेरू भाई को आज हमने ये इजाज़त दी है। सब लोगों के इतना हुजूम फैला हुआ है आज बड़खेड़ा की सरजमीन पे और सामादार कमेटी वाले लोग जो बैठे हैं उनके सबके सामने शेरू भाई को आगे किया है कि आप इस लड़ाई लड़ो, पूरी कौम आपके साथ हैं और जहां हमारी कौम की ज़रूरत पड़ेगी कौम आपका साथ देगी, साथ रहेगी और साथ है और साथ है हमेशा रहेंगे। दरगाहों पर हिंदू जायरीन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो दरगाहों पे अपनी आस्था रखते हैं, तो उन लोगों से बात करें तो क्या उनका कहना है? देखिए साहब, ये जो भी दरगाह, मंदिर, मस्जिद जो कुछ भी आस्था के केंद्र होते हैं और सभी धर्मों के लोगों की वहाँ आस्था होती है, उनको वहाँ से फ़ायदा होता है और आस्था रखते हैं। इसलिए सभी लोग अपनी सेहत पाते हैं और लोगों को उसका फ़ायदा होता है तभी लोग तो। और ये जो दरगाहें, मंदिर, मस्जिद जो कुछ भी है ये हिंदुस्तान की अमन अमान और शांति का एक पैगाम है कि ये अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो देश के अमन अमान और शांति ख़त्म हो जाएगी। शेर मोहम्मद जी से मैं अभी अब बात करूंगा कि अब उनकी आगे की रणनीति क्या है। समाज ने उनको स्वीकृति दे दी है, बड़ी संख्या में अपना समर्थन दे दिया है और समाज ने इनको तन मन धन से यहाँ पे साथ देने का वादा किया है। तो अब इनसे जानेंगे कि इनकी आगे की रणनीति क्या है। शेर मोहम्मद जी बताइए। साहू जी, हमारा पहला प्रयास समाज ने मेरे पे विश्वास किया है। सबसे पहला मेरी कोशिश ये होगी कि समाज के विश्वास को पे खरा उतरूं और इस जो भी जिम्मेदारी मुझे इन्होंने दी है उसको मैं पूरा करूं, ये मेरी पहली कोशिश होगी। रहा सवाल, लड़ाई छोटी नहीं है, ये सड़क से चालू लड़ाई हुई थी, राजधानी पहुंची है और ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। कैबिनेट में जो फैसला हुआ है तो ये जो मेहनत है सामने दिख रही है। अब हमारी अगला जो स्टेप है कि अगर शासन ने हमारे हितों में निर्णय नहीं लिया, हमारे मानवीय आधारों को देखते हुए निर्णय नहीं लिया, सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे। ये हमने आम सहमति से प्राप्त हुआ कि नेज़ों पर अब ये चराग उछाले ना जाएंगे और बुझ भी अगर गए तब उजाले ना जाएंगे। और बहुत सह लिया है जुल्म सितम और दगा फरेब, अब आस्तीनों में सांप ये पाले ना जाएंगे। और छीनोगे हम फकीरों के खेती की जमीनें तो फिर महलों में भी आपके उजाले ना जाएंगे। वक्फ एक्ट खत्म करो, वक्फ एक्ट खत्म करो, वक्फ एक्ट खत्म करो। मुजावर सेना जिंदाबाद, मुजावर सेना जिंदाबाद। शेर वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद, वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद। साहू जी, आपके मीडिया के माध्यम से कि मध्य प्रदेश शासन और वक्फ बोर्ड के दम पर ये जमीनें नहीं बची है, फकीरों के दम पे बची है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आपका आक्रोश वक्फ बोर्ड के प्रति इतना क्यों है? क्या है कि 1954 में बना वक्फ का कानून आपको संतुष्ट नहीं कर पाया और आज भारत सरकार नया से संशोधन लेकर आ रही है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? साहू जी, मैं मुसलमान हूँ, कम पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ, जाहिल मुसलमान नहीं हूँ। और मैंने ये देखा है कि वक्फ अधिनियम 1954 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। वक्फ अधिनियम 1954
कि मंशा ये थी कि जो लोग हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं और जो लावारिस संपत्तियां हैं वो वक्फ संपत्तियां हैं कहलाई जाएगी। जिन दरगाहों पर, जिन खानकाहों पर प्रबंधक के रूप में कलेक्टर का नाम है और जिन दरगाहों को मुजावर संभाल रहे हैं, जिन ज़मीनों की व्यवस्था और संचालन वो कर रहे हैं, उन ज़मीनों को ना तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को नीलाम करने का अधिकार है, ना ही राज्य शासन को अधिकार है। और इतना और बता दूँ कि बिना वक्फ के मुतवल्ली मुजावर की सहमति से किसी को उस ज़मीन पर खील ठोकने का भी अधिकार नहीं है। ये कानून है। अब रहा सवाल दूसरा कि वक्फ अधिनियम में उस संशोधन हुआ, तो हमारे संशोधन जब भी हुआ सरकारों ने करा, पर हमारे लिए नहीं करा, उनके लिए करा। अब फ़कीरों का ना कभी कोई सांसद रहा ना कोई विधायक रहा। विधानसभा में कानून बनता है तो विधायक बनाते हैं, लोकसभा में कानून बनता है तो संसद बनाते हैं। तो हमारे अधिकारों का अभी तक अहित हुआ है। हमने जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये बात चलाई तो अभी 2 दिन पहले बिल पास हुआ है, उसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। तो हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये मंशा थी कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए। तो पंडित दीनदयाल जी की जो मंशा थी उस मंशा के विरुद्ध न जाके भारतीय जनता पार्टी जो बिल ला रही है उसमें उस मंशा को लाए। और उसमें मैंने मीडिया के माध्यम से अभी पढ़ा है 40 संशोधन होना है। तो 40 संशोधन क्या होना है, उसमें हमारा हित है या अहित है, उनको हम देखेंगे। अगर हमें लग रहा है कि उसमें अहित हुआ है तो हम राज्य कानून मंत्रालय को लिखेंगे और उसमें हमारी आपत्ति दर्ज कराएंगे। और उसके बाद भी अगर हमारे समाज का अगर अधिकार उसमें नहीं जोड़ा जाता है, वो जो चल रहा है अब वो नहीं चलेगा। सन 1947 वाला देश नहीं है तो सन 1947 वाला फ़कीर भी नहीं है। बहुत सह लिया है, बहुत बर्दाश्त हो गया है, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने अभी नारा लगाया कि वक्फ का कानून ही ख़त्म कर दिया जाए तो वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाएंगी, तो आप ऐसा वक्फ का कानून ही ख़त्म क्यों करवाना चाहते हैं? एक वजह बताऊं कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कानून ख़त्म क्यों करवा रहा है। वक्फ अधिनियम 1954 ये कानून एक ऐसा है कि जिस दरगाह पर 1 लाख रुपए की शुद्ध आय है उस खानका के मुजावर को ही वोट डालने का अधिकार है। तो मध्य प्रदेश में 15,000 खानकाएँ हैं जिसमें 15,000 मुजावर और उनके परिवार के ही जुड़े हुए हैं। अब उस मध्य प्रदेश के जब चुनाव होते हैं बोर्ड के तो उसमें सिर्फ 125 लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलता। तो हमारे 15,000 फ़कीरों के मुकद्दर का फैसला 125 लोग करते हैं। वो 125 लोग भी कौन है, शेख है, सैयद और मुगल और पठान फ़कीर उसमें नहीं है उस वोट में। तो इसलिए उस कानून में ऐसा है कि 54 में कि जहाँ 1 लाख रुपए से अधिक की आय होगी उसको ही वोट डालने का अधिकार। तो इन्होंने वो दरगाहें छीनी हमसे। उन खानकाओं पे चरस बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, नस्लें बर्बाद हो रही है, पर वो सत्ताधारी दलों का उनको संरक्षण है, इसलिए उन दरगाहों के मुजावरों का भी वो सरकार सपोर्ट कर रही है। ऐसे में आपकी क्या आगे की रणनीति होगी? हमारा कहना ये जो संशोधन हो रहा है इस संशोधन में हम ये भी इसमें कानून और है कि जो विधायक होगा वही चेयरमैन बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ, मुस्लिम समाज में विधायक कहाँ है, फ़कीर समाज में कहाँ विधायक है? मतलब तुमने क्या कह दिया, मतलब बंदूक दे दी पर हम गोली नहीं देंगे। तो फिर हमारे वो बंदूक ही ख़त्म कर दो ना। हमें भारत के संविधान पर विश्वास है। भारत के संविधान में आर्टिकल 14, भारत के संविधान आर्टिकल 14 समता और समानता का अधिकार देता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ पक्षपात और भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि धर्मस विभाग, धर्मस मंत्रालय जो है उसके अधीन ही फ़कीरों को कर दिया जाए और जो लाभ मुजावरों को मिल रहे हैं, जो पुजारियों को मिल रहे हैं मंदिरों के, वही सारे लाभ दरगाह खानकाहों के फ़कीरों को मिलना चाहिए। इससे हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय भी जाएगा, हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहेंगे, आपसी टकराव भी पैदा नहीं होगा। जो देश में दरगाहें हैं, खानकाएँ हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक कड़ी है। अगर यहाँ पे कई लोग कयास लगा रहे हैं कि अगर ये जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का जो है निर्णय से अगर इन दरगाहों की ज़मीन चली जाएगी तो भविष्य में क्या आप इसको देखते हैं? देखिए, कारण क्या है कि साहब दरगाह के अंदर जो लेटे हैं ना वो इतने पावरफुल है कि ज़मीन वमीन तो नहीं जाएगी, पर बेदारी ज़रूरी है। अब कौम के अंदर बेदारी लाना पड़ेगी। मेरे आपको छोटी सी बात बता दूं कि जो आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें चली जाएगी, इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहला सन्यासी आंदोलन साधु संत और फ़कीरों ने करा है। ये मुल्क किसी ने, गांधी जी ने नहीं आज़ाद करा दिया है, नेहरू जी ने नहीं आज़ाद करा दिया है, इन्होंने तैयार माल को लिया है। इस मुल्क की आज़ादी के प्रथम संघर्ष फ़कीरों ने करा। हमारे फ़कीर का नाम है मजनू शाह मदारी। क्या नाम है उनका? मजनू शाह मदारी। कलकत्ता राज्य ने उनके ज्ञान की कद्र करके एक ब्रिज बनाया है वहाँ पे
क्या बनाया, ब्रिज उनके नाम से बनाया पहली बार देश में। वो स्वतंत्रता सेनानी है, मुल्क के पहले फ्रीडम फाइटर है। और एक और बात बता दूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहाँ पे उर्स होते हैं और तिरंगे की चादर उसी मज़ार पे चढ़ती है पूरे भारत में, पूरे भारत में। हमें फकीरों को, बच्चों को इतिहास नहीं मालूम है। अब दूसरी चीज़, इस पे मोहर कौन, कुरान भी ये कहता है, कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है हम इस्लाम में, वो ये कहता है कि अल्लाह का नहीं है, बाकी सब फ़कीर है। क्या कहता है? पुष्टि कौन कर रहा फकीरों की? कुरान कर रहा है। फिर सेंट्रल इंडिया का जो गवर्नमेंट का जो इतिहास है, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान किसी ने पढ़ी हो, अब तो कोर्स बदल दिया, उसमें साफ लिखा है कि पश्चिम बंगाल में सबसे पहला प्रमुख आंदोलन फकीर सन्यासियों साधुओं ने मिलकर करा था, जिनकी संख्या 50 थी। और वो महापंचायत हुई थी पश्चिम बंगाल में। सभी राजा महाराजाओं को उस आज़ादी की लड़ाई के लिए बुलाया था, पर एक भी राजा महाराजा और नवाब वहाँ नहीं गया उस आज़ादी की लड़ाई में। तो उन फ़कीरों ने, साधु संतों ने ये निर्णय लिया कि मुल्क के जो आवाम परेशान है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमें लड़े। तो वो अंग्रेज़ जो शक्ति संपन्न थी, उसको ये पता लगाने में 30 साल लग गए थे कि हम पर हमले छावनियों पर कौन कर रहा है। और उन फ़कीरों के साथ बहुत जुल्म जाती हुई है। इसमें हमारा त्याग है, बलिदान है, कुर्बानी है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। आज़ादी हमने दिलाई है। ये थे हमारे साथ शेर मोहम्मद शाह, मुजावर सेना के अध्यक्ष। इनको आज पूरे फ़कीर शाह बिरादरी ने समर्थन दिया है और इन्होंने पूरी बिरादरी की ओर से अपनी बात को रखा है।